का आधुनिक काल। आधुनिक काल के भारतीय युग पर हमारी चर्चा हो चुकी थी, द्विवेद युग पर हो चुकी थी, उसके बाद छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग में नई कविता तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब इसके बाद आधुनिक काल का अंतिम जो चरण है, लास्ट जो अंतिम चरण है, वो है साठोत्तरी कविता युग एवं समकालीन कविता युग, जिस पर हमारी चर्चा होनी है। साठोत्तरी कविता युग एवं समकालीन कविता युग की समय सीमा क्या है, साठोत्तरी एवं समकालीन कविता के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी कौन कौन सी कविताएं हैं, उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, यह हमारा अंतिम आधुनिक काल का अंतिम चरण है। तो देखिए, साठोत्तरी कविता युग जिसकी समय सीमा है 1960 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक। अब देखिए, साठोत्तरी कविता की जो समय सीमा है वो हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने 1960, क्योंकि नाम से या शीर्षक से ही पता लग रहा है 1960, साठोत्तरी, 60 के उत्तर यानी बाद की कविता। 1960 से पहले 1953 से 60 तक नई कविता युग रहा, जो प्रयोगवाद और नई कविता युग है, जिसकी समान प्रवृत्तियां रही। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे 60 तक के साहित्य पर। 1960 के बाद जिसको साठोत्तरी युग नाम दिया गया, तो 1960 से और 1984 तक की जो कविता है वो साठोत्तरी कविता युग कहलाती है। लेकिन 1960 से और 84 के बीच की जो कविता है उनकी वही प्रवृत्तियां हैं जो 1984 से आज तक की कविताओं की है, जिनको समकालीन कविता नाम दिया। तो समकालीन कविता और साठोत्तरी कविता की जो प्रवृत्तियां हैं वो समान हैं, उनके जो कवि हैं वो भी समान हैं। इसलिए हम 1960 से और आज तक की जो कविता है उनका हम एक साथ अध्ययन करेंगे। समकालीन कविता युग जिसकी समय सीमा थी 1984 ईस्वी से और आज तक या अब तक। अब हम एक साथ 1960 से आज तक के साहित्य हम एक साथ चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि इस युग की जो कविता है उनकी समान प्रवृत्तियां हैं, समान कवि हैं, इसलिए हम इसका एक साथ अध्ययन करेंगे 1960 से आज तक का साहित्य। अब देखिए, साठोत्तरी कविता युग 1960 के बाद की जो कविता है वो साठोत्तरी कविता युग है। 1960 के बाद हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं वो परिवर्तित हो गई थी। 1960 क्योंकि 1947 में हम स्वतंत्र हो गए थे, तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनका जो ढांचा है, उनका जो स्वरूप है 1960 तक निकल करके आया। क्योंकि 47 के बाद आपने देखा होगा 1950 तक हमारा संविधान सभा ने संविधान बनाया, फिर उसको लागू किया, फिर उसको क्रियान्वित किया, तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग 60 तक निखरने लगी थी। 1960 के बाद हमारे देश के जो भारतीय जो नागरिक थे, जिन्होंने स्वतंत्र होने के बाद जिस तरह की व्यवस्थाएं देखी, जिस तरह की परिस्थितियां देखी, उनका हमारे साहित्यकारों ने कविताओं में चित्रण किया है। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले हमारे जो भारतवासी थे वो स्वतंत्र होने के बाद विभिन्न प्रकार के सपने सजोए हुए थे। जनमानस में स्वतंत्रता के बाद महंगाई से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से मुक्ति, इस तरह के सपने थे। एक स्वर्णिम भारत की कल्पना थी, स्वर्णिम भारत का सपना उनके मस्तिष्क में सजोया हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1960 के बाद उन्होंने देखा कि हमारा स्वर्णिम भारत का जो सपना है वो खरा नहीं उतरा। उसकी परिस्थितियां हैं वो उल्टी विपरीत हो गई, बदल गई। महंगाई बढ़ गई, रिश्वतखोरी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई और विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव बढ़ गए, जिससे हमारा जनमानस है वो और ज़्यादा व्यथित हो गया, दुखी हो गया, उसका उस व्यवस्था से मोह भंग हो गया। क्योंकि 1960 के बाद आपने देखा होगा हमारे भारत की जो परिस्थितियां हैं वो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों तरफ से परिवर्तित हो गई थी। 1960 के बाद 1962 में चीनी आक्रमण हो गया। उसके बाद 1965 में हमारा दूसरा पड़ोसी राष्ट्र है पाकिस्तान, उसने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हम भाई भाई का नारा लगाते रहे, हम नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास करते रहे और उन सिद्धांतों की जो भी अच्छाइयाँ हैं उनका अनुसरण करके हम गौरव का अनुभव करते रहे। शत्रु राष्ट्र हैं वो हमारे साथ अत्याचार करते रहे, अन्याय करते रहे और हम मैत्री का या भाईचारे का इस तरह का व्यवहार करते रहे और वो हमारे साथ अत्याचार करते रहे। इस चीज को हमारे साहित्यकारों ने पहचाना। उन्होंने देखा
कि युद्ध में भारी जनधन हानि हुई, भारी जनधन की हानि हुई, जिससे हमारा जो मन है, भारतीयों का जो मन है वो व्यथित हो गया, व्यथित हो गया और उनको ताशकंद घोषणा, पंचशील के सिद्धांत बेकार लगने लगे, व्यर्थ लगने लगे। आंतरिक जो परिस्थितियां थी, आंतरिक परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता से पहले हमारे भारतवासी सोच रहे थे एक स्वर्णिम भारत की कल्पना, एक बाधाओं से रहित, विघ्नों से रहित, सभी तरह की समस्याओं से मुक्त, इस तरह के एक देश की कल्पना सजोए हुए थे। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता के बाद देखा, स्वतंत्रता के बाद यहाँ देखा तो यहाँ युद्ध की वजह से या विभिन्न प्रकार के बाहरी अत्याचारों की वजह से यहाँ महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, रिश्वतखोरी बढ़ गई। आपने देखा होगा 1960 के बाद हमारे जो संसद हैं, उसमें जो सांसद हैं, जो हमारे देश को व्यवस्थित करने के लिए, हमारे देश को चलाने के लिए जिनसे एक अच्छे अनुशासन की उम्मीद की जाती है, वो खुद ही संसद में बैठ करके दूसरे सांसदों को साथ हाथापाई कर रहे हैं, उनकी चुगलखोरी कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनको गाली गलौज कर रहे हैं। अर्थात जिनसे हमारे देश को, जिनसे हमारे भारतवासियों को एक अनुशासन की उम्मीद थी, अच्छी व्यवस्था स्थापित करने की जिनको आशा लगी हुई थी, वो खुद ही अनुशासित नजर नहीं आए, वो खुद ही संसद में बैठ करके अनुशासनहीनता कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ गया, राजनेता है, झूठे आश्वासन, चुनाव के समय झूठे आश्वासन दे जाते हैं, 5 साल का घोषणा पत्र बना लाते हैं और जैसे ही चुनाव जीतते हैं उसके बाद जनता के सामने दिखाई नहीं देते हैं, मुंह छिपाते हैं। रिश्वतखोरी बढ़ गई, आम आदमी है, उसका कोई भी काम है बिना पैसे के नहीं होता है। तो इस तरह की उन व्यवस्थाओं को देख करके और भारतवासियों का उस व्यवस्था के प्रति मोह भंग हो गया। आपने देखा होगा पूंजीवादी व्यवस्था का इस तरह का प्रभाव था कि जो पैसे वाले हैं वो दिन रोजाना पैसे वाले होते जा रहे थे, गरीब है वो गरीब होता जा रहा था, आर्थिक विषमता की खाई है वो बढ़ती जा रही थी। इन व्यवस्थाओं से भारतवासी है वो दुखी हो गया, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आर्थिक विषमता बढ़ गई, सामाजिक भेदभाव पैदा हो गए, कहीं जातिवाद को लेकर, कहीं भ्रष्ट भाई भतीजावाद को लेकर, कहीं संप्रदायवाद को लेकर। आप देखिए दिन रोजाना आपने देखा होगा सड़कों पे संप्रदायवाद को लेकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते रहते हैं, क्रांतियां होती रहती है। आम आदमी है उसको सुरक्षा नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, रिपोर्ट दर्ज हो रही है तो पुलिस या तो किसी अधिकारी के दबाव में आकर के या किसी राजनेता के दबाव में आकर के कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आम आदमी की सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होने लग गई। इस तरह के उस भयावह वातावरण में हमारे जो साहित्यकार हैं, हमारे जो भारतीय हैं, उनका उस व्यवस्था से मोह भंग हो गया। मोह भंग हो गया तो उस व्यवस्था के प्रति उन्होंने विद्रोह के स्वर निकालने चालू कर दिए, आक्रोश के स्वर चालू कर दिए, व्यंग के स्वर करने लग गए। उन्होंने देखा 1960 के बाद उन्होंने देखा कि जिस भारत की, जिस स्वर्णिम समाज की, जिस स्वर्णिम भारत की कल्पना की जा रही थी वो व्यर्थ लगी, बेकार हो गई, बल्कि ज्यादा परिस्थितियां भी परिवर्तित हो गई। तो उनका मोह भंग हो गया। मोह भंग हो गया तो समकालीन कविता का जो स्वर है वो भी परिवर्तित हो गया। समकालीन कविता का जो प्रमुख स्वर है वो आक्रोश का हो गया, विद्रोह का हो गया, व्यंग का हो गया, सपाट बयानी का हो गया। ये कभी किसी भी बात का न कोई लक्षणा के माध्यम से, न कोई प्रतीकात्मकता के माध्यम से, न कोई व्यंजना के माध्यम से नहीं कहना चाहते, बल्कि अभिधा के रूप में, सीधा सपाट बयानी के रूप में कहना चाहते हैं। तो सपाट बयानी के रूप में अपने आक्रोश को व्यक्त करना इन कवियों का प्रमुख कार्य हो गया। आपने देखा होगा एक साहित्यकार ने साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता को लेकर कहा है कि साठोत्तरी
या समकालीन कविता का जो कवि है वो वर्तमान परिस्थितियों से अभिभूत है, वो वर्तमान परिस्थितियों का यथार्थ साक्षात्कार करना चाहता है, यथार्थ साक्षात्कार करना चाहता है, और उनका न किसी प्रतीकात्मकता के माध्यम से, न किसी व्यंजना के माध्यम से, न किसी लक्षणा के माध्यम से, बल्कि सीधा आक्षेप रूप में, सीधा अविद्या के रूप में उसका सीधा साक्षात्कार करना चाहता है, सपाट वाणी के रूप में उसको जनता के सामने लाना चाहता है। इस तरह का साठोत्तरी कविता है, समकालीन कविता का कवि रहा। इन्होंने वर्तमान परिस्थितियों को भोगा और उन वर्तमान परिस्थितियों को भोग करके और उनसे दुखी होकर के, कुंठित होकर के, उन परिस्थितियों से व्यथित होकर के, और उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों, वर्तमान व्यवस्थाओं के प्रति इस तरह मोह भंग को व्यक्त करते हुए और उन्होंने इस तरह आक्रोश का स्वर भरा। ये समकालीन कविता एवं साठोत्तरी कविता की जो कविता है उसकी प्रमुख विशेषता रही है, ये कवि संवेदनाओं के कवि नहीं रहे, ये कवि संवेदनाओं के, भावनाओं के कवि नहीं रहे, ये सीधे सपाट वाणी के कवि रहे, सीधे आक्रोश के कवि रहे, विद्रोह के कवि रहे। आपने देखा होगा एक कवि ने समकालीन कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए बेरोजगारी पर कविता लिखी, कवियों के झूठे आश्वासन को कविता लिखी। आप देख लीजिए समकालीन कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए साठोत्तरी समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो है साठोत्तरी समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। कविता साठोत्तरी समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब देखिए साठोत्तरी समकालीन कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो वर्तमान समाज की जो भी यथार्थ व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर है। सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी, इस पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। ये हमारी साठोत्तरी एवं समकालीन कविता का परिचय रहा।